हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपको पता है, आज ही उत्तराखंड डीएलएड की जो परीक्षा है, एंट्रेंस एग्जाम जो है 2020 का आज हुआ है। और उसकी हम जीके की जो आंसर की वो लेके आए हैं। और ठीक इसके तुरंत बाद आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की भी आंसर की देखने के लिए मिल जाएगी। और फिर तुरंत बाद आपको रीजनिंग और मैथ्स की भी आंसर की देखने के लिए मिलेगी। इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल में ना केवल आंसर्स बताए जाएंगे, बल्कि हम यहाँ पर जीके के और टीचिंग एप्टीट्यूड के जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड के हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपको विद रीजन हम बताएंगे या विद एक्सप्लेनेशन हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये आंसर है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हवाई जहाज में उपयोग लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो पहले आपको ये बता दूं कि जो हो सकता है कि आपकी मैं जो आंसर की बता रहा हूं वह है जो सी है, जो प्रश्न पत्र के जो अलग अलग सेक्शन होते हैं सी के बता रहा हूँ, जिसका सी कोड है। और हो सकता है आपके पास ए बी सी और कुछ और हो या डी हो, लेकिन सबके में ये क्वेश्चन जरूर होंगे। तो आप उन क्वेश्चन को ढूंढकर आसानी से उनके जवाब आप ढूंढ सकते हैं और मिला मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। तो हवाई जहाज में जो एक ब्लैक बॉक्स होता है, ये ब्लैक बॉक्स जो होता है, पहले आपको बता दूं ब्लैक बॉक्स होता क्या है। हवाई जहाज में एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है। इस ब्लैक बॉक्स में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे प्लेन पूरा क्रैश हो जाए, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स जरूर बचा रहता है। और इस ब्लैक बॉक्स की जो सरकार है या जो पुलिस है वो तलाश करती है, क्योंकि इसमें वो जानकारी छिपी रहती है जिससे ये पता चल सकता है कि हवाई जहाज क्यों क्रैश हुआ, किस वजह से क्रैश हुआ, अंतिम समय में क्या बातचीत की हुई, और ये सब पता चल सकता है। इसीलिए ब्लैक बॉक्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जैसा कि नाम है इसका ब्लैक बॉक्स, वैसे ये ब्लैक नहीं है, इसका रंग होता है नारंगी। तो आंसर सही है, नारंगी कलर का होता है, लेकिन ब्लैक है तो ब्लैक बॉक्स आप ये मत समझिए कि ब्लैक है तो ब्लैक कलर का होगा। अगला जो प्रश्न था, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल खिताब जीता था सोफिया केनिन, जो कि मेलबर्न की हैं, उन्होंने जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा है, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। तो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया, यहाँ पर पूछा गया है। तो प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, वह किया गया है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को किया गया है। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में से कौन सही है। यह राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती, यह भंग नहीं की जा सकती, ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है, क्योंकि इसका कार्यकाल राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी सही है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाए। इसके लिए आयु 25 वर्ष चाहिए, तो आयु 25 वर्ष नहीं चाहिए, कम से कम 30 वर्ष चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, पहला तीसरा और जो पहला और तीसरा है वो सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है चौथे का सी। ठीक है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, छठा प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम है जय संहिता, डी ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। CST का मतलब क्या है, CST का मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। ठीक है, CST का मतलब क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है। तो आपको एक और जानकारी इसके साथ मिल गई, CST की फुल फॉर्म है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। 8वां प्रश्न था, निम्नलिखित में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो किसने, वो कौन सा आंदोलन है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया था, खेड़ा सत्याग्रह भी उन्हीं का था। लेकिन बरदौली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है, और ये किसान आंदोलन था इससे रिलेटेड। तो ये है बारदौली सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्न घटनाओं को सही अनुक्रम क्या होगा। साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो साइमन कमीशन जो था वो 1927 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में था। तो इस तरीके से बनता है 3, 4, 1, 2। ठीक है, तो 1885 पहले आएगा, उसके बाद आएगा 1909, उसके बाद आएगा 1927, उसके बाद आएगा 1942। तो इस प्रकार से हो जाता है 3, 4, 1, 2। तो इस तरीके से सेक्शन जो इसका ऑप्शन है वो बी सही है। अगला है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, वो है देहरादून में। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था राजा नरसिंह देव ने कराया था। अगला प्रश्न है 12वां, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुहतसिब का काम होता था लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब जो था वो लोक आचरण अधिकारी कहा जाता था।
अगला प्रश्न 13वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला है सही युग्म चुनना था आपको, जहाँ अगर यहाँ पर देखते हैं महाबलीपुरम जो है, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पल्लवों से संबंधित है। पल्लव वंश ने निर्माण करवाए थे। खजुराहो के जो मंदिर है वो चंदेल से रिलेटेड है, जो कि मध्य प्रदेश में है। एरोला कंदराएं जो है वो राष्ट्रकूट के द्वारा की गई थी, ना कि शक के द्वारा की गई थी। मीनाक्षी मंदिर जो है वो पल्लवों से संबंधित नहीं है, पांड्यन जो वंश के राजा थे उन्होंने द्वारा कराया गया था। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो सही युग्म जो है, इसमें सही युग्म किसका है? सही युग्म अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ है खजुराहो चंदेल, मध्य प्रदेश में है, ये सही है और बाकी सब गलत है। तो यहाँ पर दिया भी है महाबलीपुरम राष्ट्रकूट द्वारा नहीं, पल्लव वंश द्वारा किया गया। एलोरा की कंदराएं शक नहीं, राष्ट्रकूट के द्वारा करवाई गई। मीनाक्षी मंदिर पल्लव नहीं, पांड्यन वंश के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेपो दर कहा जाता है, रेपो दर कहते हैं। निम्न में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो शिक्षा मानवीय सूचकांक का तत्व है। जीवन प्रत्याशा जीवन सूचकांक का सत्य से रिलेटेड है। समंजित प्रति व्यक्ति आय संबंधित है, लेकिन निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या जो है वो मानव विकास सूचकांक में नहीं आती है, इसका आकलन नहीं किया जाता है। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करता है? वो है बजट में अतिरेक। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो है कोयम्बटूर। किस मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी को सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। मृदा नमी को रोक सकती है, क्योंकि भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट जो है निम्नलिखित से किसे कहा जाता है? बड़ा निकोबार जो द्वीप समूह है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सूची यहाँ पर दी गई थी, तो यहाँ पर देखते हैं शिव समुद्र नदी घाटी परियोजना जो है कावेरी से रिलेटेड है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से है। जायकवाड़ी है गोदावरी से, और टिहरी है भागीरथी से। तो 2 4 3 1 इसका है 2 4, तो 2 4 3 1, तो इसका होगा ए सही होगा, इसका आंसर 2 4 3 1। ठीक है, तो इसका है पहला ऑप्शन सही है, यहाँ पर निशान गलत लगा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। तो शिव समुद्रम कावेरी से है, नागार्जुन कृष्णा नदी से, जायकवाड़ी गोदावरी, टिहरी भागीरथी। तो इसका आंसर बनता है 2 4 3 1, तो इसका मतलब ए सही है और ए ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, निम्न में से जो संविधान सभा की संघ संविधान समिति अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। उसके बाद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? भारतीय सरकार द्वारा वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या था? तो देखिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट जो है, जो ये ऑपरेशन क्लीन आर्ट है ये रिलेटेड है नेवलों के बालों से के गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान था। क्योंकि और आपको बता दें कि इनका प्रयोग आर्ट जो आपके ब्रश यूज करते हैं ड्राइंग के लिए, उन ब्रशों में जो बाल होते हैं वो नेवले के ही बाल होते हैं जिसका उसमें यूज किया जाता। तो उसके लिए नेवलों के बालों का गैरकानूनी व्यापार को रोकने के लिए ही ऑपरेशन क्लीन आर्ट लागू किया गया है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? वो है राजीव महर्षि हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक राजीव महर्षि हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? तो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो सीधे सीधे शामिल होते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज होता है, तो कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। और ये जो सेलुलोज होता है, जो हरे पौधे के जो कोशिका भित्ति होती है उसके निर्माण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर पाता? तो वर्णांध व्यक्ति जो होता है जिसे कलर पहचानने में दिक्कत होती है जब वो मिक्स होते हैं या बहुत माइन्यूट होते हैं, तो लाल और हरा और पीला और नीला 2 ऐसे रंग होते हैं जो उनको लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाता है, पीले और नीले में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर है लाल एवं हरा। सर्वाधिक धात्विक खनिज धारावाड़ क्रम की चट्टानों में ही पाए जाते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील, जो गोविंद वल्लभ सागर कृत्रिम झील है रिहंद बांध परियोजना से संबंधित है। जो सैटेनिक वर्सेज नाम की एक पुस्तक है, सैटेनिक वर्सेज नाम की पुस्तक है, ये शैतानी आयतें सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई थी। ये
चौथा उपन्यास था, जिसको लेकर इस्लाम धर्म के जो लोग थे बहुत ही ज़्यादा विवाद में रहे। इस्लामिक के द्वारा इस्लाम धर्मपंथियों ने इसका बहुत विरोध भी किया, विवाद भी हुआ इसको लेकर। तो सलमान रश्दी की थी शैतानी आयतें, जिसे सैटेनिक वर्सेज कहा जाता है, शैतानी आयतें इसका हिंदी मीनिंग है। तो रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था भूमि का पर अधिकार था, कृषक के पास था। ये अधिकार कृषक के पास था, जिसमें जो जमीनें थी उनका मालिकाना हक किसानों को दे दिया गया था। थॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर थे ब्रिटिश काल के दौरान, ये ऐसा किया गया था। केंद्रीय आलू संसाधन संस्थान कहाँ पर है? इनमें से कहीं नहीं है, वह है शिमला में, बेगलोई में है। तो ये शिमला में है, बेगलोई में। ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? वो होता ब्राजील में, ब्राजीलिया में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान हेतु दिया जाता है। तो ये तो सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था, ये भी सही है। और पहले धनराशि 1 लाख थी, बाद में इसे 2005 में 7 लाख कर दिया गया। 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अकादमी को दिया गया था, ये भी ठीक है। लेकिन प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को नहीं दिया गया था, बल्कि मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला है 38वां प्रश्न है, जो विकल्प वायुमंडल के स्तरों और अभिलक्षणों को सम्मिलित करना था। क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं बिल्कुल सही है, क्षोभ मंडल में ही होती है मौसमी घटनाएं। समताप मंडल ओजोन मंडल से संबंधित, जो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी ठीक है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित आयनों को करता है, ये भी बिल्कुल सही। रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। आयन मंडल ध्रुव ज्योति, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब हुआ पहला, दूसरा और जो तीसरा है वो सही है। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों को संकलित किया गया है अभिधम्म पिटक में, ये सही है। अंटार्कटिका के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली माउंट विंसन का, तो अंटार्कटिका में जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है? तो पहली महिला दिव्यांग ये भारत की है, अरुणिमा सिन्हा है। ठीक है, पहली भारतीय दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा है, जो कि प्रोस्थेटिक लेग है उनका, एक नकली पांव है, और उसकी मदद से भी उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, और वहाँ उन्होंने 2013 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब उसके बाद माउंट विंसन की भी उन्होंने चढ़ाई करी है, और पहली दिव्यांग महिला है। ये रिकॉर्ड भारत के नाम उन्होंने करवाया। 22वां फीफा फुटबॉल कप जो 2022 का था वो हुआ था कतर में। और नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कथन पृथ्वी की स्थिति में सत्य है? तो पृथ्वी अब की जो अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, जो कि अपने अक्षीय समतल में 23.5 डिग्री अंश का कोण बनाती है, झुकी हुई है। ओके, तो 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में के मुख्य अतिथि कौन थे? जेयर मेसियल्स बोल्सोनारो थे, ब्राजील के राष्ट्रपति थे। तो डी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो सबको पता है वुहान शहर से हुई थी। उसके बाद वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाले टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के आयोजन का सही क्रम आपको पहचाना था। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होता है, फ्रेंच ओपन मई में होता है, विंबलडन होता है जून और जुलाई के बीच में, और अमेरिकन ओपन होता है अगस्त और सितंबर के बीच में। तो क्रम यही है सबसे सही। इसी हिसाब से वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियां, एनपीए का अर्थ क्या होता है? तो एनपीए होता क्या है? तो एनपीए एक बैड लोन भी कहा जाता है। ऐसा लोन होता है जो कि मतलब जो जिसने कर्जा लिया है वो ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि वो कर्जा दे पाए और अपनी किस्तों को चुका पाए, और वो किस्तों को चुकाने में असफल हो जाता है और बैंक उससे कर्जा ले नहीं पाता है, जो कि लोन है, लोन की भरपाई नहीं कर पाता है। तो ऐसे ऋण को क्या कहा जाता है? एनपीए कहा जाता है, जिसे नॉन प्रॉफिट एसेट्स भी कहते हैं। एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? तो इसमें निर्धारित नहीं है, भारतीय संविधान में इसे निर्धारित नहीं किया गया है। 49वां क्वेश्चन है, लोकसभा के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। हाँ जी, तय की गई, 552 की गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का आकार निर्वाचन आयोग करता है। जी हाँ, ठीक है, परिसीमन आयोग जिसे निर्वाचन आयोग कहा जाता है वही निर्धारित करता है।
फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, बिल्कुल सही है, जिसमें लोग डायरेक्टली इसमें भाग लेते हैं और अपने जो जिसको चुनना है, जो अपने प्रधानमंत्री को या अपने नेता को चुना जाता है, तो बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। लास्ट बचा क्वेश्चन 50th, तो भारतीय नौसेना, तो आपको यहाँ पर उपवाक्य, यहाँ पर ध्येय वाक्य दिए गए थे। भारतीय नौसेना का वाक्य शम नो वरुणः, मतलब पानी का स्वामी, तो पानी का स्वामी भारतीय नौसेना के लिए यूज किया जाता है। डाक विभाग के लिए यूज किया जाता है अहिर्निशम सेवामहे, तो डे नाइट सर्विस, अहिर्निशम सेवामहे का मतलब है डे नाइट सर्विस, मतलब दिन हो या रात हो सेवा में लगे रहते हैं। भारतीय वायुसेना का है नभा स्पर्शम दीप्तम, मतलब टच, नभ माने होता है आकाश, आकाश स्पर्श माने छूना, दीप्त माने ग्लोरी, तो टच द ग्लोरी इसका ध्येय वाक्य है भारतीय वायुसेना का और आकाश से संबंध है। और बचा भारतीय थल सेना का सेवा अस्माकम धर्मा, हमारा धर्म, सेवा ही हमारा धर्म है। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो क्रम बनता है पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, तो ये सही है। तो इस तरीके से आपने सारे आंसर मिला लिए होंगे। अगर आप दूसरे भी आंसर देखना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल में, जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर लिए और उस बेल आइकन भी दबा दी ताकि आपको तुरंत वो अपडेट मिल जाए, और दूसरे दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें। और आपको मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।